हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है स्मार्ट फिज़िक्स ऑफिशियल। और जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको मालूम है, हम डिस्कस कर रहे थे गेस्ट पेपर ऑफ फिज़िक्स 12th क्लास। एक लेक्चर इसका जो है वो अपलोड हो चुका है। आज उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। आज हम आगे मूव करेंगे। अब जिन बच्चों ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाइए, वो वीडियो देखिए। वो जो 5 यूनिट हमने पहले डिस्कस करे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने बात की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की थी, मैग्नेटिक इफेक्ट की हमने बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हमने बात की थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमने बात की थी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने डिस्कस किए थे। आज गेस्ट पेपर का सेकंड पार्ट में लेकर आया हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो लेक्चर होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज का एक यूनिट ऐसा है जो हम कह सकते हैं 12th क्लास फिजिक्स की जान है। जान इसलिए बच्चे क्योंकि ये अकेला 14 वेटेज रखता है, 14 मार्क्स का ये यूनिट है। अब काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर प्लीज़ ऑप्टिक्स के ऊपर ऑप्टिक्स के ऊपर ऑप्टिक्स के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज ऑप्टिक्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखा जाए तो यूनिट तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी की जाए तो आप 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स इजीली ले सकते हो। कैसे लेने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, आपने क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो हम ऑप्टिक्स की हम बात करेंगे। अब जो ऑप्टिक्स यूनिट है ये अकेला 14 नंबर की वेटेज रखता है। अब इसमें आपने पढ़ना क्या है, तो आप इसको पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड करिए। पहले इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इसका रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स है। ओके, अब आपने करना क्या, सिलेक्टेड उठाना है। आप जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, आप जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इनमें से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नजर नहीं आने वाला, आई गारंटी। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पूरी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब रे ऑप्टिक्स में से हम क्या क्या पढ़ें, तो पहले हम रे ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे वे ऑप्टिक्स की बात करेंगे कि हम रे ऑप्टिक्स में से क्या छोड़े और क्या पढ़ें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहां से रट लो, मिरर फार्मूला। आप मिरर फार्मूला को याद कर लो, समझ लो, जैसे मर्जी करो, बट छोड़ना नहीं है। इसमें से मिरर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है लेंस मेकर फार्मूला। और आपने दोनों केसेस के लिए पढ़ना है, चाहे आप कन्वेक्स लेंस की बात करिए, चाहे आप कनकेव लेंस की बात करिए। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। वो कह सकता है भाई आप कनकेव लेंस के लिए ड्राइव करिए या कन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव करिए, तो आपको दोनों केस आना चाहिए सेम एज इट इज। मिरर फार्मूला केस में आपको कन्वेक्स मिरर के लिए भी आना चाहिए और कनकेव मिरर के लिए भी आना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यहां से रे ऑप्टिक्स में से। तीसरा अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहां से आप तैयार करोगे, एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपको इस यूनिट में से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। टोटल अभी तक हुए 4 क्वेश्चन, और इन 4 की फुल गारंटी है मेरे तरफ से, आप इनको छोड़ नहीं सकते। इसको चाहे स्किप कर सकते हो, लेकिन ये वाले दो है ना स्टूडेंट्स, ये दो आप कभी नहीं छोड़ना। लेंस मेकर फार्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो ये स्किप गलती से भी मत करना। ओके, अच्छा, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके 3-3 नंबर के एग्जाम में आ सकते हैं। ये लॉन्ग में आने के चांसेस हैं, क्योंकि 14 नंबर का यूनिट है भाई, तो लॉन्ग में भी आएंगे, शार्ट में भी आ सकते हैं, वेरी शार्ट में भी आ सकते हैं। तो अब शार्ट में आने के चांसेस हमारे पास क्या है इस यूनिट के से, तो यहाँ पर आप देखिए, इस रे ऑप्टिक्स में से शार्ट में आप क्या पढ़ोगे, तो सिंपल अगर मैं बताऊं तो आपने फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ पढ़ना है। इसमें से फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ पढ़ना है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ आपने स्टडी करना है, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन की बात करूंगा, TIR की, ये नंबर 4th और नंबर 5th। तो देखो कितना बड़ा यूनिट है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको कहा रे ऑप्टिक्स में से 5 टॉपिक तैयार करिए। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
फोकल लेंथ, और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस वगैरह जो भी हैं आपने इनको तैयार करना है अच्छे से। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट जो रे ऑप्टिक्स में से आने के चांसेस होंगे। आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना और क्या नहीं छोड़ना है। तो वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रे ऑप्टिक्स में से सिर्फ यही 5 टॉपिक करिए, ओके। आगे अगर हम मूव करें वेव ऑप्टिक्स की, अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबने सुना होगा, हाइजन प्रिंसिपल। ये नहीं छोड़ना आपको, हाइजन्स प्रिंसिपल ये तैयार करो एक टॉपिक यहां से आप। दूसरा टॉपिक यहां से इंटरफेरेंस का, ओके। और अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, तो इसमें देखो ऐसा है कि वेव ऑप्टिक्स ना इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से कुछ मत छोड़िए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अच्छे से आपने करना है। हाइजन प्रिंसिपल तैयार करिए, इंटरफेरेंस तैयार करिए, और इंटरफेरेंस के साथ जुड़ा हुआ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं वो भी आपको तैयार करना है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसके साथ, वो भी आपको करना पड़ेगा तैयार इसमें। और फिर इंटरफेरेंस में ही ये क्वेश्चन आता है फ्रिंज विड्थ का, ओके। आप सिर्फ ये तैयार करिए यहाँ से फ्रिंज विड्थ। और अगर हम आगे बात करें तो हम डायफ्रैक्शन की बात करेंगे। डायफ्रैक्शन आपको पढ़ना है यहाँ पर। एंड लास्ट पे अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन, ओके। पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है आपको ये पढ़ना है। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आने के चांसेस रहेंगे। हाइजन प्रिंसिपल आता है एग्जाम में, हाइजन प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ, फ्रिंज विड्थ के साथ ही आपको एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, और पोलराइजेशन का टॉपिक आ सकता है। इसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं, वो है आपके पास ब्रिस्टर लॉ क्या होता है। ये ब्रिस्टर को डिग्री नहीं है, ये ब्रिस्टर एक लॉ है, ओके। आपको 3 नंबर के लिए ये भी पढ़ना, अगर पढ़ना चाहते हो तो 3 नंबर यहाँ से आपके आने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन है ऑप्टिक्स के, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑप्टिक्स में से, ओके। अगर हमने रे ऑप्टिक्स की जैसे मैंने बात की, ऐसे वेव ऑप्टिक्स की बात करें, हाइजन प्रिंसिपल है, और हाइजन प्रिंसिपल के साथ सिर्फ हाइजन प्रिंसिपल मत तैयार करना, इसका यूज करके कैसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस के टाइप्स क्या हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वो भी पता होना चाहिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए। फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन हम कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है, पोलराइजेशन का कंसेप्ट ऑफ ब्रिस्टर लॉ। कुल मिला के अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर चाहते हो यही तैयार कर लो, रे ऑप्टिक्स को आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आप वो तैयार कर लो, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अक्सर आर में आता है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। एक और बात, वो बच्चे जो फुल नंबर लेना चाहते हैं वो तो पूरा पढ़े, लेकिन कुछ बच्चे जो पूरा नहीं पढ़ सकते, तो मैं उनको यही बात कहूँगा, आप ये पोर्शन पूरा तैयार कर लो, रे ऑप्टिक्स को आप छोड़ भी सकते हो, ओके। अब बच्चे अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट ड्यूल नेचर वाला, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, नंबर 7th यूनिट है हमारा। नंबर 7th यूनिट की अगर हम बात करें, ड्यूल नेचर है, ओके। ड्यूल नेचर है इस यूनिट का नाम, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अगर हम पूरा नाम लें तो मैटर एंड रेडिएशन इस पूरे यूनिट का नाम है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या हमने पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो हम चंद ही क्वेश्चनों की बात करेंगे। नंबर 1 पर अगर बच्चे हम बात करें इसमें, तो आपको एक इक्वेशन तैयार कर रहे हैं जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। पहले आपको ये तैयार करना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हम बात करेंगे, आपको ये तैयार होनी चाहिए। नंबर 2, अच्छा इसी में क्वेश्चन है बच्चे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है आपको इसमें से तैयार करना है। ये लॉज आपको तैयार करने हैं यहाँ से, ओके। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आपको पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। ड्यूल नेचर में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अच्छा आगे बच्चे अगर हम मूव करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपने पढ़ना है यहाँ से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और बच्चे ना इस यूनिट से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं और इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, जो लैम्डा बराबर होता है h/p के,
इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी यहाँ पर मोमेंटम है। तो आपको जो दो टॉपिक मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया आपने ये दो अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें से आपको शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद बात करें, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मिशन की बात करें या डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें, तो अच्छे से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चे क्वेश्चन अगर हम और बात करें इसमें से क्या हो सकता है हमारे पास, वर्क फंक्शन क्या होता है, और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2 मिनट के ये आपको टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, वर्क फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि कैसे हम न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो वो आपको इस यूनिट से तैयार करना पड़ेगा। तो ये था बच्चे हमारे पास यूनिट नंबर 7 ड्यूल नेचर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे वो करते हैं यूनिट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 8 में बच्चे हैं एटम एंड न्यूक्लियाई का, उसके भी 2 सब यूनिट हमारे पास रहते हैं। उसमें से हम कुछ 3-4 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8 एटम एंड न्यूक्लियाई, ओके। एटम एंड न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो इसमें से हमने क्या करना और क्या नहीं करना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आपको पढ़ना है, इसकी लिमिटेशंस जो भी हैं वो आपको तैयार करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम आपको अच्छे से पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, ओके। नंबर 3 अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रल सीरीज भी हम इसको कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसमें अगर हम नाम लें तो लेमेन सीरीज़ है हमारे पास, पाशन सीरीज़ है, ठीक है, हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, पिफॉन्ट सीरीज़ है। ये सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इनकी ना वो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको वो भी सीखना है इसमें, ठीक है ना। और इसी के साथ आप बच्चे ये भी याद रखो एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। अच्छा, आगे अगर हम मूव करें तो हमारे पास अगर न्यूक्लियाई के पार्ट में हम चलें, ये तो बच्चे आगे हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम में आपने कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें डेरिवेशंस भी हैं। रेडियस आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, वेलोसिटी आपको निकालनी है, एनर्जी की डेरिवेशन कैसे होती है ये आप सब यहाँ से पढ़ोगे। न्यूक्लियाई के पार्ट में अगर हम चलें तो सबसे पहले तो मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात करूँगा। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है, बाइंडिंग, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड कर्व, ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व को डिस्कस करिए। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट से बच्चे फिर है आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करें विद एग्जांपल आपने तैयार करना है इनको, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन की अगर हम बात करें तो विद एग्जांपल आप इनको तैयार करोगे, ओके। जल्दी से बच्चे ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे को मूव करेंगे। तो हमने बात की न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन की, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपके पास एटम एंड न्यूक्लियाई यूनिट में से। बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, ठीक है बच्चे। आई होप कि ये 6 नंबर का यूनिट है हमारे पास ना, तो इनफ है, इतना आप तैयार कर लीजिए। आगे बच्चे अगर हम मूव करें तो यूनिट नंबर 9 है हमारे पास भाई। 9 यूनिट बच्चे हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस इसका नाम है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, जो मर्जी आप नाम लो इसका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें से क्या करें और क्या ना करें, क्या करें और क्या ना करें, ओके। और बच्चे ये 7 नंबर का यूनिट है, 7 नंबर की वेटेज ये रखता है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ओके। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपने दिमाग में बैठा लो। ये आपको किसी हालत में नहीं छोड़ना है, ओके। हर हालत में आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है।
और एक्सटेंसिक में ही दो क्वेश्चन छुपे बैठे रहते हैं जिसको एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, आपको ये भी पढ़ने हैं। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन में इंट्रिंसिक, एक्सटेंसिक और एन टाइप और पी टाइप को आना चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें तो बच्चे कुछ हमारे पास डायोड्स हैं। अब डायोड जैसे पीएन जंक्शन डायोड्स है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आपने बच्चे एक एलईडी तैयार रखना है, जीनर डायोड आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सारा कुछ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे आपको फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर्स पता होने चाहिए, हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ओके, नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें तो आपको गेट्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन से गेट्स पे, अपने दरवाजे के गेट्स जो मकान के होते हैं वो नहीं हैं भाई। और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड लास्ट पे है नॉट गेट। ओके, तो ये 5 गेट विद ट्रुथ टेबल सिंबल, इसका जो इलेक्ट्रिक डायग्राम जिसको हम बोलते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट इसका जो हम बोलते हैं, कैसे हम ये लगाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इस यूनिट में। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है जानबूझ के, अब वो आप करो या ना करो आपकी मर्जी है बच्चे, वो है आपके ट्रांजिस्टर्स। उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिस्टर्स जो हैं। ट्रांजिस्टर्स आप सिंपली याद रख लो, इसमें से एक ही तैयार कर लो, या तो एनपीएन तैयार कर लो अच्छे से, या पीएनपी तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट है इनके सिंबल याद रखना, ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी इनके इलेक्ट्रिक, और इनके सिंबल क्या है, कैसे हम इनके सिंबल यूज़ करते हैं। एंड वन थिंग इज़ मोर, आप दोनों में से एक की कन्फिग्रेशन अच्छे से रीड कर लेना कि इसकी कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है, अच्छे से इन बातों को समझ लेना ये क्या है। बट आने के चांसेस बड़े कम हैं इन क्वेश्चनों के, इसलिए मैंने इसको लास्ट पे रखा है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने लास्ट यूनिट कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो 5 नंबर का एग्जाम में आएगा, अब उसमें से आपने क्या करना है वो हम बात करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका है। ओके, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन यूनिट की, तो इतना मुश्किल नहीं है ये यूनिट। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम से अगर हम बच्चे बात करें तो 5 नंबर का ये वेटेज रखता है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशंस याद रखनी है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन मतलब ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव, स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ये 3 आपको डेफिनेशंस याद रखनी है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन क्या होता है, ठीक है, ग्राउंड वेव आ गया, इसमें स्काई वेव आ गया हमारे पास, एंड स्पेस वेव आ गया, ठीक है। आपको ये 3 प्रोपोगेशन अच्छे से तैयार करनी है। आप आगे और क्या तैयार करना है, इसमें आपको तैयार करना है बच्चे मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसकी नीड क्या है, एंड इट्स नीड। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बच्चे, मॉड्यूलेशन और इसकी नीड्स बताइए, क्यों हम मॉड्यूलेशन करते हैं। नंबर 3 ब्लॉक डायग्राम तैयार करिए, ब्लॉक डायग्राम। बाकी बच्चे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं समझता इस यूनिट के अंदर। ये अगर 3 क्वेश्चन अपने कर लिए, 5 नंबर का है तो 5 ही मिनट लगेंगे इसको करने के लिए। तो ये था हमारा गेस्ट पेपर का पार्ट 2 जो वीडियो हमने कवर कर ली। मुझे लगता है इससे आउट ऑफ कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, इतना ही कर लो, आपके लिए इतना इनफ है। और आई गारंटी कि आपके 50+ मार्क्स आने के चांसेस है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आप अच्छे से तैयार कर लो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चे आपको। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हाजिर हूँ, आप कभी मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, आज की वीडियो हम यही अपनी जो है वो ख़त्म करते हैं। आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।